नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। राजस्थान में राज बदलने और रिवाज कायम रहने के बाद अब एक्शन भी दिखना शुरू हुआ है। बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने के साथ ही बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों ने सरकार गठन से पहले ही आगामी सरकार का रुख साफ करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के हवामहल से विधायक बालमुकुंदाचार्य ने नगर निगम के अधिकारियों को फोन करके पूछा है कि क्या सड़क पर खुलेआम नॉनवेज बेचा जा सकता है, और वो भी बिना किसी लाइसेंस के। उन्होंने ये भी ताकीद किया कि निगम क्या कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर करता है, इसकी रिपोर्ट मैं शाम को लूंगा। तो उधर अलवर की तिजारा से चुनाव जीतने के बाद बाबा बालकनाथ ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अब चोरी चकारी लूट डकैती बंद हो जानी चाहिए। वही अपराधियों को कह दो कि राजस्थान की सीमा से बाहर चले जाएं। लिहाजा आज प्रश्नकाल में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि क्या बहुमत मिलने के साथ ही सरकार की कार्यशैली कैसी रहने वाली है, उसका ये रुख या ये जो बयान है वो स्पष्ट करते हैं। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि जयपुर के हवामहल से नवनिर्वाचित विधायक बालमुकुंदाचार्य ने क्या कुछ आज कहा है और क्या उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। नहीं हूं, मैं आपसे शाम को रिपोर्ट लूंगा। आप मुझे देंगे या मेरे को आना पड़ेगा आपके ऑफिस लेने? लेकिन नॉनवेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? नहीं, रोड पे नॉनवेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप। तो आप समर्थन कर रहे हो इनका? तुरंत प्रभाव से नॉनवेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे। मुझे नहीं मतलब है मेहरानिया जी कौन अधिकारी है। लाइसेंस का गया हुआ है सर। लाइसेंस लेके आओ। चलो बंद होंगे। लाइसेंस लेके आओ। नहीं गया हुआ है। लाइसेंस बनवाने गया है? आप सुनो, लाइसेंस बनवाने गया है। दुकान चल रही है 5 साल से। नहीं सर, 5 साल से नहीं। कब से चल रही है दुकान? भैया हमें जाते हैं, बोल रहे हैं महीना हुआ। अरे भाई साहब, 5 साल से आपकी दुकान चल रही है, रोड पे बना रहे हो आप। सर किससे लाइसेंस लिया आपने? किसी से भी पूछ। आपको किसने कहा रोड पे बना के बेचो आप? और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। लक्ष्मीकांत पारीक जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है लक्ष्मीकांत जी आपका। साथ में प्रदीप चतुर्वेदी जी जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है प्रदीप जी। लक्ष्मीकांत जी, आपको बहुत शुभकामनाएं। कल पूर्ण बहुमत आपको मिल चुका है, आपकी सरकार बनने जा रही है राजस्थान में। लेकिन ये जो विधायक जीत कर आए हैं सर, बालमुकुंदाचार्य जी हो या बाबा बालकनाथ हो, क्या उनकी जो बयान है या उनकी जो कार्यशैली है वो आपकी सरकार का रुख स्पष्ट करती है? सर, मैं तो आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि राजस्थान की देशतुल्य जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इस बार राजस्थान में आपकी सेवा का मौका दिया है। इसके लिए राजस्थान की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद। चूंकि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक कहा जा सकता है कि हम सपने हकीकत में बुनते हैं, इसलिए लोग मोदी को चुनते हैं। तो सीधे तौर पर आज की जीत भारतीय जनता पार्टी जीत मोदी जी समर्पित जीत है। मोदी जी पर जनता के विश्वास की जीत है और मोदी जी के द्वारा किए गए कामों की जीत है। सीधे तौर पर मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि मोदी जी ने विकास यात्रा को गति दी है, उस विकास यात्रा की गति की जीत है। और ये कांग्रेस के कुशासन का अंत है। जिस प्रकार कांग्रेस के शासन के साथ महिलाओं पर अत्याचार बढ़े, जिस प्रकार राजस्थान कानून व्यवस्था में वेंटिलेटर आ गई और तुष्टिकरण की प्रकाश टाकर कांग्रेस ने जिस प्रकार का कार्य किया, मैं समझता हूँ राजस्थान के इतिहास में यदि गिनती की जाए तुष्टिकरण के राज की, तो इस राज की जाएगी। जिस राज्य में एक्सीडेंट पर 50 लाख का मुआवजा 24 घंटे में दे दिया जाता है, लेकिन वहीं से कुछ किलोमीटर दूरी पर, कुछ किलोमीटर, चंद किलोमीटर, 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बालाजी के रास्ते में एक दलित युवक के परिवार की हत्या एक मुस्लिम 2 युवकों द्वारा कर दी जाती है। वहां पर 5 लाख का मुआवजा तब जब पूर्व विधायक मोहनलाल ऊपर धरने पर बैठते हैं, तब कलेक्टर मात्र 5 लाख का मुआवजा देते हैं, वो भी 2 महीने बाद। तो दीपक जी, आप ही तय कर लें कि क्या ये तुष्टिकरण राजनीति ठीक थी? 50 लाख का मुआवजा, 2 मोटरसाइकिल भिड़ंत के बाद अनाप शनाप में तुरंत डेयरी का अलॉटमेंट और संविदा पर नौकरी, लेकिन एक वाल्मीकि समाज के युवक को मात्र 5 लाख रुपए, तब जब मुस्लिमों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। तो तुष्टिकरण का इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। कन्हैयालाल की हत्या की बात तो उदयपुर की हम करेंगे तो ये पहले भी मैंने सुना, बीजेपी के आरोप कांग्रेस को लेकर ही मैंने सुने। लेकिन आज जो वीडियो आपने देखा और जो वीडियो मैंने अभी दिखाया भी आपने सुना भी होगा, उसको देखने के बाद आपको क्या लगता है कि ठीक है सरकार आप बनाने जा रहे हैं, पूर्ण बहुमत आप लोगों को मिल चुका है, तो ये जो काम आपके नए विधायक कह रहे हैं या कर रहे हैं, ये आपकी नई सरकार का रुख स्पष्ट करता है? देखिए, सब पहले एक चीज में तय करें, जिस प्रकार से पिछले 5 वर्षों में राजस्थान और खासकर जयपुर खासकर 4 दीवारी क्षेत्र में
जिस प्रकार की घटनाओं का अंजाम देने का काम शुरू हुआ, क्या आप दीपक जी, क्या इसको जस्टिफाई कोई भी आदमी कर सकता है? क्या किसी को भी सड़क पर बिना लाइसेंस मीट बेचने का अधिकार है? क्या कोई भी फूड प्रोडक्ट बेचने का अधिकार है? यदि कोई व्यक्ति मीट बेच रहा है बिना लाइसेंस पिछले 5 वर्ष 7 वर्षों बेच रहा है, तो निश्चित तो गंभीर घटना है। क्यों नहीं नगर निगम इस पर ध्यान दिया? क्यों नहीं क्षेत्रीय विधायक ने वहां पर ध्यान दिया? तब शिकायत लोग नवनिर्वाचित विधायक से करती है, महिलाएं आती है, कहती है यहाँ पर दिन में कुत्ते बैठे थे, कुत्ते मुंह खाते हैं। और जिस प्रकार से वहां पर मीट का व्यवसाय चल रहा था, 40 फुट सड़क को रोक रखा था, तो निश्चित रूप से आम आदमी के रास्तों को आपने बाधित कर रखा है। तो बाधित करवाने के लिए सरकारी अधिकारियों को निर्देश देना निश्चित रूप विधायक का काम है। और जिस प्रकार से विधायक ने काम शुरू किया है, निश्चित सराहनीय कदम है। जनता देख रही है सब चीजों को। आज पहला दिन और पहले दिन से विधायक अपना काम, 2 मालाएं पहनने पर स्वागत में इसमें व्यस्त रहते हैं, लेकिन माननीय बालमुकुंदाचार्य जी महाराज हो या बागनाथ जी महाराज हो, उन्होंने अपने काम की शुरुआत आज जनता के साथ की है, जनता के सुख दुख के साथ की है। मैं समझता हूँ कि किसी व्यक्ति को खुले में मीट लटका कर बेचने का अधिकार नहीं। ठीक है, प्रदीप चतुर्वेदी जी, मैं आपको लाना चाहता हूं सर इस डिबेट के अंदर। आज जिस तरीके से ये वीडियो आपने भी देखा होगा, आपके पास भी सोशल मीडिया पर ये वीडियो आए होंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि एक तरीके से शपथ भी नहीं ली है अभी तक, विधानसभा में जाने के बाद में, विधानसभा में जब एंट्री होगी तब शपथ वहां भी होगी। जीत का प्रमाण पत्र मिल चुका है और उसके दूसरे ही दिन इस तरीके से एक्शन में बीजेपी के विधायक नजर आ रहे हैं आपको। किस तरीके से कांग्रेस समझती है, व्यक्तिगत तौर पर आप समझते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य प्रणाली है वो आपको सामने दिखाई दे रही है। अभी इन विधायकों ने शपथ नहीं ली है, उनका विधायक का स्तर नहीं है, वो चुने प्रत्याशी हैं, उनको शेड्यूल आया, वो बन चुके हैं, लेकिन शपथ लेने के बाद उनकी विधायिका उनके पास की ताकत शक्तियां आती हैं। पर सवाल यही है कि भाजपा कानून और प्रक्रिया का पालन कभी नहीं करती, चाहे वो प्रधानमंत्री की बात करें, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब सवाल यह है कि इस देश में 90% अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग अपना काम करते हैं, नौकरियां नहीं है, धंधे नहीं है, जो छोटे छोटे व्यापारी ठेला का जीवन यापन करते हैं, आप उन पर अगर अटैक करते हैं और आप उसमें केंद्रित करते हो एक विशेष समुदाय की बात आपके दिमाग में जो है आप करते हैं, तो इस देश में 90% अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे लोग अपने काम धंधे करते हैं, खोमचे लगाते हैं, तो काम करते हैं और वो कभी रजिस्टर्ड नहीं है। इस केंद्र सरकार की योजनाओं में उनका उल्लेख है या करते हैं, पर सवाल यह है कि आपने उनको स्थापित करने से पहले उनको आप ऑर्गेनाइज करें, उनकी सुविधाओं को ख्याल दें, उनको सुविधा का व्यवस्था करें, उसके बाद आप उन्हें कहें। आप सीधे ही आकर के आप चुनाव जीत रहे हैं, बाजार में घूम रहे हैं, आप लोगों को प्रभावित करने के लिए कि साहब ये बंद कर दें और ये मांस मछली नहीं बेचेंगे, तो भाई उनके लिए आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था में पहले उपाय करने चाहिए, उनको सुविधा देनी चाहिए, उसके लोग करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हनन है। पहले वो शपथ लें, उसके बाद वो काम करने की बात करें। वे विधायक नहीं है, लेकिन वो प्रशासन को प्रभावित करने का पूर्ण प्रयास है, जो ठीक नहीं है। ठीक है, आप पावर में हैं, आपको मैंडेट दिया है, 115 विधायक आप चुनकर आए, आपकी सरकार बनेगी, लेकिन आप सरकार बनने की प्रक्रिया का इंतजार तो कीजिए। आप उसका इंतजार नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपके अपने अपने एजेंडे, ये एजेंडा आपके चुनाव में तो नहीं था। दोनों सन्यासियों ने जो काम कर रहे हैं उसका एजेंडा उन पर नहीं था, तो फिर ये अचानक कैसे प्राथमिकता बन गई? यही प्रॉब्लम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस एजेंडे पे चुनाव जीता वो एजेंडे गायब हो गए, उसके बाद उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं थोपी और वही काम अब ये प्रदेश के नेता, सांसद और जो चुने विधायक वो पूर्व में करने लगे हैं, जबकि वो विधायक भी बने नहीं, उन्हें विधायक की शक्तियां प्राप्त नहीं। तो फिर ऐसी क्या जल्दी है कि आप पहले उनको सुविधा दिए बिना इस देश के 90% अनऑर्गेनाइज सेक्टर को आप इस तरह दंडित करने का प्रयास कर रहे हैं? मैं मानता हूं दीपक जी, ये प्रक्रिया ठीक नहीं है और इसका संज्ञान ले जाना चाहिए। ठीक है, जो बीजेपी को लेकर बोला जाता है या कांग्रेस जो आरोप लगाती है, क्या उसी रुख पर बीजेपी अब चल पड़ी है प्रदीप जी, चुनाव जीतने के बाद में प्रत्याशी? नहीं, मैं देखिए, अब क्योंकि वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वो चुनाव जीत चुके हैं, इसलिए मेरा इस पे बोलना उचित नहीं है। मैं उनके लोकतांत्रिक जो उनको मत मिला है उसका मैं सम्मान करता हूँ, इसलिए मेरी भी सीमाओं में रहकर जो मैं कह सकता हूँ वो कह रहा हूँ। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर सरकार चुनी गई है तो वो मर्यादा में रहे, विधायिका का सम्मान करें और विधायिका में जो उनको अधिकार उपलब्ध है उसका अपनी उपलब्धता के अनुसार, अपनी उपयोगिता के अनुसार उपयोग करें। लेकिन आपने शपथ लिए बिना आप धमकाने लगे, आप बाजार में घूमने लगे और आप कहने लगे कि मेरे ये क्या बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। मैं समझता हूँ ये कानून प्रक्रिया का हनन है और उचित नहीं है। इसलिए लोग ये भी देख रहे हैं कि आप इतने अति उन्मादी भी ना हो कि आप प्रक्रिया को उल्लंघन करें और कानून को अपने हाथ में लेकर अपनी व्यवस्था के अनुसार चलाएं।
ये उचित नहीं है। अभी लोकसभा के चुनाव हैं, अगर आपने प्रक्रिया जारी रखी तो फिर इसके परिणाम भी आपको भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है। लक्ष्मीकांत जी, आपने सुना एक शब्द का प्रयोग प्रदीप जी ने किया है, अति उन्मादी। ये प्रदीप जी का अपनी ओर से एक सोचा समझा शब्द हो सकता है, लेकिन अति उत्पादी कौन है ये परकोटे में रहने वाले लोग अच्छे से जानते हैं। कौन अति उत्पाद कर रहा है, किसने लोगों का जीना आराम कर रखा है, ये भी आप सब लोग परकोटे में रहने वाले लोग जानते हैं। मैं प्रदीप जी की इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि विधायक नहीं बने। कल माननीय बालमुकुंदाचार्य महाराज जी महाराज जो राजस्थान के संपूर्ण 199 विधायक जो निर्वाचित हुए हैं, उन्हें निर्वाचन विभाग द्वारा सर्टिफिकेट जारी किया जा चुका है और सर्टिफिकेट जारी के साथ ही विधायक बन चुके हैं। इस बात को जान लें। आप एक कह दे रहे हैं बढ़ते कि विधायक नहीं है, वे आज विधायक बन चुके हैं। वे विधायक बनकर कल मुख्यमंत्री का चयन भी करने वाले हैं। लक्ष्मीकांत जी विधायक अभी नहीं, शपथ लेंगे तो विधायक बनेंगे। एक मिनट आप सुन ले मेरी बात। आपको मेरे से ज्यादा समझदार व्यक्ति है, बहुत बड़े व्यक्ति है, मुझसे उम्र में बड़े हैं। मैं आपको एक बात की जानकारी देता हूँ, सर्टिफिकेट विधायक का मिला है उनको और शपथ इस बात की मिलेगी, कानून जो वो शपथ लेंगे वह शपथ होगी विधायिका के क्षेत्र में विधायिका काम करने शपथ विधानसभा में स्पीकर दिलाएगा, वह शपथ अलग होती है। और जो विधायक को सर्टिफिकेट जारी हुआ वह विधायक बनेगा, सर्टिफिकेट जारी हो चुका है, विधायक में बन चुके हैं, निर्वाचित हो चुके हैं विधायक। शपथ किस बात की होगी? जब कार्यपालिका में जाकर वे काम करेंगे, उन्हें शक्ति प्रदत्त होगी, उसकी शपथ वहां पर होगी। ये जान लें, कल जो शपथ उनको मिली है विधायक के नाते शपथ मिली है और जो सर्टिफिकेट है विधायक का सर्टिफिकेट जारी हुआ है। इसलिए ये नहीं कहें, मैं आपको नहीं कहा कि आपके विवेक को प्रश्न खड़ा करो, ऐसा नहीं है। आप बहुत विद्वान व्यक्तित्व की धनी है, लेकिन विद्वता आपकी बिल्कुल सही है, हो सकता है मैं भी गलत हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारी देता हूं कि विधायक का सर्टिफिकेट जारी हो चुका है। इसलिए विधायक है, निर्वाचित विधायक है। इसका तय मैं नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते, दीपक जी नहीं कर सकते। हो सकता है कल तक आप इस जानकारी कर लेना, मुझे फोन पे बता देना, मैं आपकी बात को मान लूंगा और या फिर आप मेरी बात को स्वीकार कर लेना सीधे तौर पर। डिबेट का विषय भी नहीं हो सकता, लेकिन सर्टिफिकेट विधायक का जारी हुआ है भाई साहब। फिर आपने अभी कहा कि उन्माद में वो लोग हैं जो 40 फीट सड़क पर कब्जा कर रहे हैं। क्या आप अवैध बूचड़खानों को, जो अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं वहां पर, क्या आप उसको इस बात से संज्ञा देते हैं कि नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर के फुटपाथ के हैं? क्या उन बूचड़खानों को इस बात संज्ञा आप देते हैं जिसके अंदर दुकान है, जिसके अंदर 20 फीट की दुकान है, बाहर 40 फीट पे बाहर रोड पे भट्टी लगाकर मीट पका रहा है? क्या वह मीट लटका कर मीट बेच रहा है? क्या मेरे सरपंच का अपमान नहीं कर रहा? मैं उस मीट को नहीं देखना चाहता? क्या किसी आदमी को, क्या आप तो बिल्कुल अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं प्रदीप जी, आप मुझे सीधे तौर पर बता दें, क्या मीट को लटका कर बेचने का राइट है? क्या मीट को खुले में रखना जाना चाहिए? यदि अवैध बूचड़खाने तो बंद नहीं होनी चाहिए, कांग्रेस शासन हो भाजपा शासन हो, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? यदि किसी को सुनिए लक्ष्मीकांत जी, इससे पहले भी आपकी सरकारें रही हैं, 2013 से 18 रही, 3 से 8 रही। उस दौर में इस तरीके का कोई एक्शन आप लोगों ने आखिर क्यों नहीं लिया फिर, या आपके विधायकों ने? जानकारी है दीपक जी, आप पूरे पत्रकार हैं, पुराने पत्रकार हैं, आपको इस बात की जानकारी होगी कि अशोक लाहौटी जब मेयर थे, उन्होंने इस प्रकार बूचड़ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी और इनके लिए अब स्लाटर हाउस बने हुए हैं सरकार के। वहां जाइए, वहां काटिए ना, कौन मना कर रहा है आपको? वैध तरीके से आप वैध काम करिए, लेकिन अवैध उसको आप ये कहिए ऑर्गेनाइज क्षेत्र में काम, हम फुटपाथ पर परेशान नहीं कर रहे। आप चाहे जहां खड़े होकर के और मीट काटने लग जाए, क्या ठीक है? क्या जयपुर को वास्तव कराची बना देना चाहते हैं? तो काशी रहने दो भाई, इसको तो कराची से तुलना कर रहे हैं सर लक्ष्मीकांत जी आप। तो दीपक जी मेरा तो निवेदन है, नहीं तो आपका क्या कहना है, मतलब कांग्रेस राज एक मिनट लक्ष्मीकांत जी मेरे को ये बताइए, 5 साल कांग्रेस का राज रहा, तो आपको क्या कराची जैसा रुख यहाँ लगने लगा था, नजारा लगने लगा था? देख मुझे लगता है कि दीपक जी आप शायद परकोटे में रहते हैं, जहां तक मेरी जानकारी है जी। परकोटे में जिस प्रकार से आप चलो दीपक जी, मैं बहुत छोटी और हल्की बात कर देता हूँ क्योंकि मुझे हल्की बात करने की आदत नहीं है, फिर भी कर देता हूँ। क्या किसी रामगंज में बाजार में पिछले 5 वर्षों में दुपहिया वाहनों के बिना हेलमेट के चालान कितने हुए बता दें, और चांदपोल से छोट चौपड़ के मध्य कितने चालान हुए बता दें, सीसीटी में कितने चालान हुए बता दें। आपको जानकर हैरत होगी कि जिस प्रकार तुष्टिकरण की राजनीति हेलमेट तक में की गई हो, उससे बड़ी उदाहरण क्या हो सकता है देश में? क्या 3 लोग बैठकर जा रहे हो, उनका चालान जिस प्रकार रामगंज कितने चालान हुए बता दें। और आप तो और छोड़िए,
आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिए। प्रदीप जी तो निकलवा सकते हैं। प्रदीप जी सूदा निगर में जाइए, प्लीज 5 वर्षों में अल्पसंख्यक समुदाय कितने लोग कितने चालान हुए बताएं, और बहुसंख्यक समुदाय के कितने चालान हुए उसको आबादी के साथ कैलकुलेट कर लें, पता लग जाएगा आपको कितने अवैध निर्माण ठीक है, माइटी ठीक है। से तोड़े एक बार और माइटी से कितने अवैध निर्माण बरामदों पर हो रहे हैं ये बता दें। एक रामगंज बार के ऊपर छत पर बरामदे में अतिक्रमण दिखता नहीं है सरकार को, नगर सर, कानून को। अब मैं वापस लेकिन वही सवाल कर लेता हूँ हमारी आपसे, तो मैं आपसे वापस वही सवाल कर लेता हूँ। लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मीकांत जी, मैं वापस वही सवाल कर लेता हूँ। लक्ष्मीकांत जी सुनिए, लक्ष्मीकांत जी, एक सवाल कर लेता हूँ वापस से मैं आपसे। ऐसा तो है नहीं कि राजस्थान में पहली बार आपकी सरकार आ रही है, सरकारें पहले भी रही होगी, अतिक्रमण पहले भी रहे होंगे। जो जयपुर का रामगंज के बरामदों का जिक्र आप कर रहे हैं, उनकी छतों पर अतिक्रमण का जिक्र कर रहे हैं, वो पहले भी होंगे, तो उस समय कार्रवाई क्यों नहीं करी? दीपक जी, पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार से 2 विधायकों के साथ एक अन्य विधायक ने मिलकर जिस प्रकार का वातावरण दूषित करने का काम किया है और अमानत जी का अतिक्रमण बनाने का काम किया है, मैं समझता हूं अकल्पनीय। चलिए ठीक है, अब आप मुद्दे पर आ चुके हैं, इसलिए मैं प्रदीप जी का रुख कर लेता हूं, उनसे जवाब ले लेता हूं। प्रदीप जी, आपने सुन लिया, तमाम जो व्यवस्थाएं थी वो आप लोगों ने बिगाड़ दी। कराची जैसा नजारा ही नहीं लगने लगा था यहाँ पे 5 साल में। अब ये कराची को वापस से यहाँ पर काशी बनाने जा रहे हैं। आपकी ऑडियो मुझे नहीं मिल पा रही है प्रदीप जी। प्रदीप जी, आपकी ऑडियो मुझे नहीं मिल पा रही है। जी, अब आपकी आवाज आ रही है प्रदीप जी, बोलिए। मेरा एक दिलचस्प आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं जी, कि भारत दुनिया में गौ मांस का सबसे बड़ा निर्यातक है। पिछले 10 साल में ये आंकड़ा और बढ़ा है। मेरा लक्ष्मीकांत सवाल है कि अगर आप इस धारणा में बात करते हैं तो फिर देश से गौ मांस का निर्यात क्यों हो रहा है? अगर आपकी धारणा है और इस तरह की आपकी प्राथमिकताएं हैं, तो जिस तरह से आप पूरे देश से तो गौ मांस का निर्यात कर रहे हैं और आप निर्यातक बने हुए हैं, और यहाँ लोकल स्तर पर आप ऐसे राजनीति कर रहे हैं, ये विरोधाभास क्यों है और लोगों को भ्रमित करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं आप? अब इसको मुझे जवाब दें। लक्ष्मीकांत जी, कुछ सवाल है सीधा प्रदीप जी का आपसे। लक्ष्मीकांत जी शायद भटक गए हैं अपने विषय से आज के से। लक्ष्मीकांत जी जवाब दें। हिंदुस्तान में जयपुर की छोटी काशी छोड़कर शायद अच्छा, मैं जवाब दूं, भटक गया हूँ। आप जवाब दें ना इसका। गौ मांस का सबसे बड़ा निर्यातक है भारत पिछले 10 साल से। आप शायद पूर्वोत्तर में चले गए, मुझे ऐसा लगने लगा है। अब बात राजस्थान की और जयपुर की छोटी काशी की हो रही है, यहीं तक सीमित करो, ठीक है। जिस विषय पर आप बात कर रहे हैं निश्चित रूप से आप डिबेट करूंगा और बैठकर पूरी डिबेट करूंगा उससे। अरे प्रभु, मैं आपके देश की बात कर रहा हूँ। देश का प्रधानमंत्री चुनाव लड़ने आया था यहाँ राजस्थान में। एक मिनट, देश का प्रधानमंत्री चुनाव लड़ने आया था। उनकी उपलब्धि है कि 10 साल में गौ मांस का सबसे बड़ा निर्यातक देश है भारत। गौ मांस बेचा जाना वैध है, वैध है जयपुर में गौ मांस बेचना। जस्टिफाई कर रहे हैं आप इस बात को? मैं इसकी वकालत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आपने तथ्य दिए है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। आपने जिस तरह से बात कही है तो आप इसे जवाब दीजिए। आप भागिए मत, आप भागिए मत। इस निर्यात की व्यवस्था पर जवाब दीजिए कि क्यों मोदी सरकार के समय में 10 साल से गौ मांस का निर्यातन सबसे बड़ा देश है और सबसे बड़ा निर्यातक है भारत। इसका जवाब दीजिए मुझे। आप गौ माता पर राजनीति करते हैं, गौ को माता कहते हैं, गौधन की बात करते हैं और गौ मांस का निर्यात कर देश में आप सबसे बड़ा व्यापार कर रहे हैं। तो 2 तरह की बात आप कैसे कर रहे हैं? जो कर रहे थे गलत काम कर रहे थे, आपके विधायक जो कर रहे थे गलत काम कर रहे थे। यदि जयपुर में गौ मांस की बिक्री होती तो अवैध है, थी और रहेगी। ये छोटी काशी को गोविंद को दूषित करने का काम नहीं करें, इस राजनीति को राजनीति नहीं बनाएं, जयपुर को बचाएं। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं दीपक जी। छोड़ दिया ना जो 2 मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं दीपक जी। देखिए, अपनी बात को थोपने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया है। ठीक करें, संकल्प हमने लिया है और जयपुर ठीक करके रहेंगे। लक्ष्मीकांत जी, वो पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में भी बात कर रहे हैं। प्रदीप जी ने कुछ सवाल उठाए, उसको लेकर यदि आप कुछ बोलना चाहें, जवाब देना चाहें तो। देखिए, जिस दिन आप गौमांस और पूरे देश के बारे चर्चा करेंगे उस दिन निश्चित रूप से सवाल का जवाब दूंगा। मैं बता दूंगा इनको कि कौन और कहां और इस काम में लिप्त है, सीधे तौर बता दूंगा उस दिन में। अच्छा चलिए, आज जयपुर और छोटी काशी की बात कर रहे हैं आप, तो छोटी काशी की बात करें। नहीं, मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा था सर, मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा था। मैंने तो तिजारा पूरे प्रदेश की बात करता हूं, पूरे प्रदेश में। अच्छा दीपक जी, आप सीधा प्रश्न आपके बाद में पूछना चाहता हूं, क्या जयपुर या राजस्थान में गौ मांस बेचा जाना वैध है क्या?
नहीं है। क्या गाय को काटा जाना वैध है? क्या गाय की तस्करी किया जाना वैध है? क्या नहीं है सर, नहीं है, लेकिन वैध है? क्या बता दें। यदि कोई आदमी गलत कर रहा है ना, तो फिर आप निर्यात क्यों कर रहे हैं? वैध है क्या? अरे फिर राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात क्यों कर रहे हैं आप? अगर आपकी मान्यता नहीं है गौमांस की बात की, तो फिर निर्यात क्यों कर रहे हैं आप? उसका व्यापार क्यों कर रहे हैं? ये बताइए। आप धन कमाने की योजना तो बनाते हैं गौमांस से निर्यात करके, लेकिन आसाम की बात कर रहे हैं गौमांस में प्रतिबंध होता है। ये डबल स्टैंडर्ड पंडित नेहरू ने अभी शुरू नहीं, सरकार उससे पहले फिर शुरू। शायद पंडित नेहरू ने यही गौमांस 2 घंटे सरकार को बने हुए नहीं हुए, सरकार को चुने हुए नहीं है, और आपका खेल शुरू हो गया। 70 सालों में आपने राज किया। पहले देश में हो रहा था, प्रदेश में शुरू हो गया। गौशालाओं को लेकर जितना बड़ा आंदोलन हमने किया, आपने कभी नहीं किया। ये पंडित नेहरू की दिन हम पर क्यों लादते हैं भाई आप? नेहरू की गलती है, आपको ढके नहीं ढकी जाएगी, जवाब देते बनेगा नहीं। दीपक जी सारहीन बात कर रहे हैं लक्ष्मीकांत जी, मेरा जवाब नहीं दिया इन्होंने। और ये जिस गौमांस की बात कर रहे हैं, गौमाता की बात कर रहे हैं, उसका हर्ष भी यही बता रहा हूं मैं आपको कि निर्यात कर रहे हैं और राजस्थान में डबल स्टैंड की बात कर रहे हैं। भाई मैं आपसे सीधा प्रश्न है मेरा। कानून सबके लिए एक है, लेकिन पैसा कमाने व्यापार करने के लिए आप जानते हैं, जाने जाते हैं। मोदी शाह और अमित शाह से व्यापार की बात समझते हैं। कहीं नहीं कहीं आपके विधायकों की इसमें उनको जो आपके तुष्टिकरण राजनीति उसमें आड़े आती है। ये तुष्टिकरण राजनीति की आपको वोट मिलने की संभावना थी, मिलते भी हैं। अरे अब तो आपकी सरकार चुन गई ना, अपनी बात होती है ना। अभी भी आप सरकार चुनने के बाद आपको सरकार का अधिकार मिल गया, वो भी अपनी सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस को जोड़ रहे हैं। कब तक रोएंगे? कांग्रेस जोड़ने से आपको वोट नहीं मिलेगा। सन्यासियों का विरोध करना, हिंदू धर्मावलियों का विरोध करना, हिंदुओं के पुजारियों का विरोध करना, ये आपकी ठीक नीति और है। नीयत लक्ष्मीकांत जी एक सवाल है मेरा आपसे। मेरा एक सवाल है, जिस तरीके से अब जिनकी बात हो रही है अवामेल से विधायक बालमुकुंदाचार्य जी, जिनकी बात भी हो रही है, उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में भी इस बात का जिक्र किया था कि तुष्टीकरण कांग्रेस की सरकार ने किया है, हम यहाँ रामराज ले आएंगे, रामराज आने वाला है। इस तरीके की बात उन्होंने अपने हर बयान में चुनाव से पहले प्रचार के दौरान की थी, मीडिया से बातचीत में की थी, अपने भाषणों में की थी, इस बात का जिक्र किया था। तो क्या माना जाए कि ठीक है, आपने किसी संत को या किसी साधु को चुनावी मैदान में उतारा, तो ये उत्तर प्रदेश की तर्ज पर काम करने की कोशिश हो रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश हो या भारत का कोई भी राज्य हो, जहां पर कोई भी कोई अच्छा काम दिखेगा निश्चित रूप से उसको यहाँ लेकर आएंगे। यदि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को अच्छा काम करे, निश्चित रूप राजस्थान में काम करने का प्रयास करेंगे, और करना भी चाहिए। मैं हर बात का इस बात का विरोध नहीं करता, जो कुछ अच्छा काम होना चाहिए हिंदुस्तान कोई भी व्यक्ति कर रहा हो उससे हमें अनुकरणीय होता है। देखिए, व्यक्ति हमेशा सीखने वाला होता है और हमें सीखना चाहिए, हमेशा कुछ अच्छा संचय करते रहना चाहिए, चाहे किसी दृष्टि से हो। यदि पैदिंग जी भाईता की बातें मुझे अच्छा ही दिखे, निश्चित तो अंगीकार करूंगा, स्वीकार करूंगा। चलिए ठीक है, चलिए इस मुद्दे से अलग हटकर, ठीक है लक्ष्मीकांत जी इस मुद्दे से अलग हटकर फिर मैं पूछ लेता हूं एक बार आपसे। कांग्रेस की जो सरकार थी 5 साल जिसने काम किया, उस सरकार ने कोई अच्छा काम किया जिसको आप बदस्तूर जारी रखने वाले हैं आगे भी अपनी सरकार के कार्यकाल? मैं बताता हूँ जो काम किया। यदि अन्नपूर्णा का नाम बदल के इंदिरा गांधी रसोई कर दिया तो अनुकरणीय था ना, स्वीकार्य था। यदि आपने चिरंजीवी नाम रख दिया भामाशाह बदलकर अंशुमान का, तो निश्चित स्वीकार्य था ना। हाँ बोलो, उसको स्वीकार। जल्दी आओ, कितनी देर लग रही है? 10 मिनट और डिबेट में। ठीक, अच्छा मुझे बताइए 25 लाख जो उसके सीमा बढ़ाई थी उसको लेकर, वो अच्छा काम था? चलाई ना, मैं तो बड़ी सुपर तक लेकर गए ना। लेकिन आपने द्रवती नदी के साथ क्या किया खिलवाड़? आपने द्रवती नदी को नदी से स्थान पर नाले में बदल दिया। 5 सालों में काम नहीं किया जयपुर में, और अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई करने का काम हमारे लोग कर रहे हैं, तो उनको रोकने का काम कर रहे हैं। यदि काशी में, इस छोटी काशी में द्रवती नदी बहती है और अच्छी लगती ना, वो नहीं लगती। बूचड़खाने अवैध पे अच्छे लगते हैं, कटते हुए पशु अच्छे लगते हैं, कटती हुई जब मांस लटकता हो, रामगंज में चलते हैं, सुभाष चौक चलते हैं, वाल सिटी का व्यक्ति जानता है। जब बूचड़खाने जो नाक बन के हमारी माता बहने गोविंद जी मंदिर जाती है ना, वो जानती है कैसे गोविंद जी मंदिर तक पहुंचती है वो। तो आप दावा कर रहे हैं कि बंद करा देंगे पूरा का पूरा? कोशिश पूरी करेंगे, दावा क्या करेंगे, इसमें कोशिश कर रहे हैं। सरकार है 5 साल आपकी, सफल होंगे सर 5 साल सरकार है आपकी, हम सपने वही बोलते हैं जिनको हकीकत में सर 5 साल सरकार है आपकी। लक्ष्मीकांत जी 5 साल सरकार है आपकी। अब आपने जब पूरा बातें बताई दी तो आप भी उस जयपुर के परकोटे के रहने वाले, आप नहीं रहते होंगे, लेकिन उस परकोटे के रहने वाले तो आपने भी प्रताड़ित तो रहे होंगे। तो फिर बताइए, फिर सुनिए, फिर बताइए, तो बंद करा देंगे? निश्चित रूप से हमने क्या कहा,
आपने बोला कोशिश पूरी करेंगे, आपने कहा कोशिश पूरी करेंगे। हम हकीकत में बदलते हैं, इसलिए लोग सर दावा और वादा करके जाइए, सर दावा और वादा कर दीजिए कि बंद हो जाएगी। निश्चित रूप से मैं अपने विधायकों के आधार पर कहता हूं, अपनी सरकार के आधार पर कहता हूं कि निश्चित रूप से अवैध बूचड़खाने बंद करेंगे। ठीक है, अवैध। प्रदीप जी आखिरी टिप्पणी, प्रदीप जी आखिरी टिप्पणी, समय की कमी है मेरे पास, आखिरी टिप्पणी आपकी। देखिए, मैंने कहा दीपक जी, इस देश में 90% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं और ये वही लोग हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। ये सरकार के भरोसे नहीं है, ये अपनी रोजी रोटी खुद कमाते हैं और सड़कों पर करके ठेलियां लगाकर, खोमचे लगाकर अपना व्यापार करते हैं। इन्हें जीने का हक है, इन्हें संविधान ने जीने का हक दिया है, उनको उनके सारे काम करने का हक है। अगर आप किसी को प्रतिबंधित करते हैं तो उससे पहले उसकी सुविधाओं का ख्याल आपको करना होगा, उसके लिए प्रावधान करने होंगे। ये संविधान में निहित है कि देश का हर व्यक्ति कमाने के स्वतंत्र है, धंधे की स्वतंत्रता है उसको। लेकिन अगर आप प्रतिबंध करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि प्रतिबंध करने से पूर्व उनको समुचित सुविधाएं और उनको व्यवस्थाएं दें जिससे वो अपना रोजगार कर सके। और राजस्थान पर्यटन का प्रदेश है, यहाँ पर विदेशी सैलानी आते हैं, इसलिए उनकी भी एक खाद्य प्राथमिकता है। ठीक है, राजस्थान को सबसे बड़ा पर्यटन स्टेट बनाए रखने के लिए और निश्चित स्तर के सैलानियों के साथ ये अन्याय नहीं कर सकते। चलिए, ठीक है, प्राथमिकताएं हैं तो आपको ये पर्यटन व्यवसाय को देखते हुए भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रदीप चतुर्वेदी जी आपका, कांग्रेस प्रवक्ता, आप हमारे साथ जुड़े, साथ में लक्ष्मीकांत पारीक जी बीजेपी प्रवक्ता, आप हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत शुक्रिया और इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर सरकार का गठन अब होगा, मुख्यमंत्री अब बनेगा, मंत्री अब बनेंगे, लेकिन उससे पहले विधायक जो बीजेपी के जीत कर आए हैं उन्होंने अपनी कार्यशैली दिखाना शुरू कर दिया है, कामकाज उन्होंने शुरू कर दिया है। अब इसमें जनता इसे कितना पसंद करती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा और जनता खुद बताएगी। प्रश्नकाल में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।